नमस्कार, तपाईँ हिमाल खबरमा हुनुहुन्छ। मसँग आज एकजना यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसलाई भारतमा मात्र नभइकन विश्वभर एक खालको सम्मान हासिल छ। उहाँको बहुआयामिक व्यक्तित्व छ। उहाँलाई तपाईँ पनि चिन्नुहुन्छ, तर म आज तपाईँलाई उहाँसँग छुट्टै किसिमले चिनाउँछु। र आजको यो कन्भर्सेसन, यो आजको वार्ता, मसँग उहाँको वार्ता हिन्दीमा गर्न गइरहेको छु। मेरो हिन्दीमा भएका समझका कारण केही गल्ती भएमा तपाईँले माफ गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई आशा छ। मैले यो हिन्दीमा किन गर्दैछु भन्दाखेरि हाम्रो देशमा हिन्दी भाषाको ठुलो जनसङ्ख्या छ बुझ्ने, तपाईँ पनि बुझ्नुहुन्छ, र यो संवाद चाहिँ पारिपट्टि पनि बुझुन् भन्ने मेरो ध्येय छ। र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यसलाई आत्मसात गरेर यो सुन्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। शुक्रिया जेबी, आपने हिंदी में यहाँ बोलने का मौका दिया, बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप कह रहे थे कि आपकी हिंदी कमज़ोर है, मेरी नेपाली तो है ही नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, देखिए, हिंदी अगर मेरी माँ है, मेरी मातृभाषा है, तो मराठी, गुजराती, पंजाबी, नेपाली ये मेरी मौसी है, तो मौसी की भाषा है। आप जब बोल रहे थे आप समझ तो गए? 50% में समझ गया आप क्या बोल रहे थे। ये एक सांस्कृतिक संबंध है हमारा, जो बहुत खूबसूरत एक ब्रिज है जिससे हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं। आप नेपाल में कितनी बार आ चुके हैं अभी तक? शायद 5-7 बार जरूर आया होऊंगा। जब मैं एकेडमिक हुआ करता था, CSDS में था, तब हम स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया पे काम कर रहे थे। तो उस सिलसिले में हम एक तो नेपाल को समझने के लिए आए थे, और दूसरा हमें समझ आया कि अगर साउथ एशिया में कहीं पे भी मिलना है तो भारत में करेंगे तो पाकिस्तान के लोगों को आने में दिक्कत होती थी। तो हमें लगा नेपाल एक ऐसी जगह है जहाँ सब साउथ एशिया के लोग बिना समस्या के मिल सकते हैं। तो हमने अपनी नेपाल की मीटिंग्स तो यहाँ की ही, साउथ एशिया की मीटिंग्स भी हमने यहाँ की थी। तो इसलिए कई बार आना हुआ, सीखना हुआ, दोस्तों से बातचीत हुई। कई बरसों से यहाँ के दोस्तों से सीखता रहा हूँ। तो अगर बीच में, चूँकि मैं राजनीति में बहुत एक्टिव हो गया था, तो नेपाल आना नहीं हुआ। तो इस बार कई बरसों बाद आ रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। आपको नेपाल की क्या चीज़ें लुभाती है? आप तो बहुत बार आए हैं। एक तो जरूर कहना पड़ेगा यहाँ का आर्किटेक्चर। हालांकि राजनेता के लिहाज से वो अजीब चीज़ है, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों में दिलचस्पी है। यहाँ का जो काठ कला है, जो वुड वर्क है, आर्किटेक्चर है, बहुत अनूठा है, बहुत सुंदर है। और मुझे एक, और ख़ास तौर पे यहाँ पाटन में जहाँ इस वक्त हम हैं, ये तो पूरा हमारा, मतलब एक तो वर्ल्ड हेरिटेज का बहुत सुंदर नमूना है, जो बहुत खूबसूरत लगता है। नेचुरल ब्यूटी के बारे में तो खैर जितना कहा जाए उतना कम है। पूरे हिमालय की जो नेचुरल ब्यूटी, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ नेपाल में है, तो मैं तो काठमांडू और पोखरा 2 ही जगह गया हूँ। अच्छा। तो नेचुरल ब्यूटी भी है, और एक सहजता और सरलता है जो भारत में भी मैं देखता हूँ। भारत में भी पहाड़ी लोगों के बीच में जाइए तो एक सरलता है, दिखावा नहीं है, शोशेबाजी नहीं है, और वो सरलता मुझे हमेशा, सहजता हमेशा अट्रैक्ट करती है। भारत में भी आप उत्तराखंड में जाइए, हिमाचल में जाइए, या नॉर्थ ईस्ट में जाइए, ख़ास तौर पे जो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, मतलब कोई मैं स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहता, लेकिन जो इस मैदानी संस्कृति से दूर रहे हैं जो लोग, उनके जीवन में अब भी एक प्रकृति से कनेक्ट है, दिखावा उतना नहीं है। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ नेपाल से बाहर का। अभी लद्दाख में सोनम वांगचुक को मैं मिला कुछ दिन पहले। अच्छा, जब वो अभी वो जब मार्च करते हुए वहाँ लद्दाख से मार्च करते हुए, लेह से मार्च करते हुए दिल्ली तक आए, मैं जाके उन्हें मिला, और उन्होंने कहा कि तुम लोग दिल्ली में जितना बिजली यूज़ करते हो ना, उसकी वजह से मेरे पहाड़ों में नदियों को रोका जा रहा है ना, तुम लोग कम बिजली यूज़ किया करो ना। अच्छा, मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि हाँ, इनका और क्योंकि पहाड़ के जीवन में एक श्रम है, मेहनत है, आप उसके बिना रह नहीं सकते। तो वो मुझे हमेशा
अट्रैक्ट करती है। हालांकि मैं भारत में समाजवादी जो राजनीतिक धारा है उससे हूँ, लोहिया जयप्रकाश वाली जो धारा है उससे, और उस धारा का नेपाल से बहुत पुराना संबंध रहा है। क्योंकि नेपाल का जो आंदोलन था, ज़्यादातर आज की पीढ़ी को लोगों को पता भी नहीं है बीपी कोइराला लोग थे उसमें, ये लड़े जो थे। पूरा जो नेपाली कांग्रेस का जो था आंदोलन, उस आंदोलन का नेपाली कांग्रेस का भारत की कांग्रेस से संबंध नहीं था, उसका भारत की सोशलिस्ट पार्टी से संबंध था, और मैं उसी धारा से आता हूँ। तो इसलिए एक राजनीतिक एक लगाव बहुत सहज है। और सोशलिस्ट धारा की एक अच्छी बात ये थी कि नेपाल से लगाव को नेपाल पर आधिपत्य की तरह कभी नहीं देखा उसने। क्योंकि क्या होता है, एक बड़े देश में अगर आप रहो, भारत में रहो या अमेरिका में रहो जो साइज़ में बहुत बड़ा है, तो आपकी पड़ोसियों के बारे में एक ऐसी राय हो जाती है कि मैं मकान मालिक हूँ और बाकी सब किराएदार हैं, है ना। सोशलिस्ट धारा से आने का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि ऐसी मानसिकता कभी नहीं बनी कि एक नज़दीकी है तो नज़दीकी का मतलब आधिपत्य नहीं है। ये जो मालिकाना हक वाला सेंस होता है ना, वैसा कभी नहीं बना। इसलिए नेपाल से एक सहज कनेक्ट, लेकिन उससे एक उसकी सॉवरेंटी की इज्जत, ये दोनों चीज़ें सीखी। मेरे प्रिय लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी, वो नेपाल की रेणु ने movement नेपाल से- पे लिखा जी, तो उससे एक उनका एक बहुत सहज लगा। वो नेपाली भाषा जानते थे, नेपाली में लिखते थे एक्चुअली बीच में वो, उनका अटैचमेंट बहुत ही अच्छा उनका था बहुत नेपाल- अटैचमेंट था। नेपाल। तो उन सब से मेरा एक नेपाल से एक सहज संबंध बना, जिसको चाहता हूँ मैं और प्रगाढ़ किया जाए। दिक्कत यह है कि दक्षिण एशिया में इस वक्त ऐसी स्थिति बन गई है कि हम सब की जो एक स्वाभाविक सहज मित्रता होनी चाहिए, उसके रास्ते में राजनीति आ रही है बार बार। ऐसी विचित्र राजनीति बनी है कि हमारी जो सांस्कृतिक भौगोलिक एकता है, उसको जनता की सहज एकता बनने के रास्ते में राजनीति, बॉर्डर, फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस एजेंसीज ये सब आ रही हैं। और हम जैसे लोगों की भूमिका होनी चाहिए कि वापस दक्षिण अफ्रीका के लोगों की जो एक सहज स्वाभाविक कनेक्ट है एक दूसरे से, उसको हम पुनर्स्थापित करें। उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ। आपको चुनावी विश्लेषक, राजनीति शास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीतिकर्मी या एक योद्धा आंदोलनकर्मी के रूप में किस तरह आपको देखा जाए? आपका परिचय, आपका बहुआयामी व्यक्तित्व है, आप लेखक भी हैं। बहुआयामी नहीं है वो, मैं कहता हूँ स्किज़ोफ्रेनिया है। वो जो किसी को बीमारी हो जाती है, एक समय एक काम, दूसरी में दूसरा, और दिमाग उसका दो हिस्सों में बटा रहता है। अगर इन सब में से कोई एक चीज़ चुननी हो तो मैं राजनीति कर्मी हूँ। अच्छा राजनीति कर्म जो है उसके अलग अलग आयाम होते हैं जी। मैं हमेशा कहता हूँ राजनीति युग धर्म है। और राजनीति के मैं 5 आयाम बोलता हूँ। राजनीति का मतलब चुनाव, सत्ता की राजनीति, दूसरा संघर्ष, आंदोलन की राजनीति, तीसरा राजनीति का रचनात्मक काम, कंस्ट्रक्टिव वर्क करना, वो भी राजनीति है। चौथा ज्ञान की राजनीति, नए कॉन्सेप्ट बनाना, नई थ्योरी बनाना। और पांचवा है अपने अंदर, अपने भीतर से संबंध बनाना, साधना। तो मैं तो पांचों चीज़ों को राजनीति बोलता हूँ। राजनीतिक कर्मी हूँ। पहले बहुत समय लिखने पढ़ने का एकेडमिक में काम करता था, लेकिन जब मैं एकेडेमिया में भी था तो मुझे कभी नहीं लगा कि मैं फिट करता हूँ वहाँ। एकेडेमिया में भी मुझे लगता था कि मैं बाहरी आदमी हूँ, चूँकि मैं राजनीति की दृष्टि से देखता था, हर चीज़ में सवाल पूछता था, तो अब करना क्या चाहिए, जो एकेडेमिक के लोग नहीं पूछते थे। तो एकेडेमिया में था तो लोगों को लगता था बहुत ज़्यादा एक्टिविस्ट है। पॉलिटिक्स में हूँ तो लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा पढ़ता है। तो थोड़ा मिसफिट हूँ, लेकिन एक राजनीतिक कर्मी हूँ। तो आप तथ्यांक शास्त्री भी अच्छा भूमिका में थे, आप अच्छे भूमिका में थे तथ्यांक शास्त्री। ये जो चुनावी विश्लेषण की चीज़ कर मेरे रहा हूँ साथ ये? जुड़ गई,
ये एक संयोग था, मैंने किया अच्छा। कई वर्ष तक। ये संयोग था चूँकि मेरे को चुनाव में दिलचस्पी, बहुत चीज़ों में दिलचस्पी थी, चुनाव में भी दिलचस्पी थी। उसका विश्लेषण करता था और उसका भविष्यवाणी करने में मुझे एक टेक्निकल इंटरेस्ट था, जो प्रणय रॉय से इंस्पायर हुआ था। तो उनसे सीख के मैंने कुछ आगे किया। लेकिन क्या हुआ, मेरे जीवन के जो तमाम आयाम थे उसमें से ये जो छोटा सा स्लाइस था, इसको उठा के टीवी पे रख दिया। और टीवी पे जब रख दिया तो लोग केवल वही जानने लगे। अब मान लीजिए आप बहुत कुछ काम करते हैं, मान लीजिए आप कॉफ़ी भी बहुत अच्छी घर में बनाते हो और आपको टीवी शो कर दिया जाए कि आपकी कॉफ़ी के बारे में टीवी शो, तो आपका सारा जीवन खत्म हो जाएगा। आपको केवल लोग कहेंगे अच्छा आप वो कॉफ़ी वाले आदमी हो ना। मेरे साथ यही हुआ है। टाइप कर दिया। वो एक टाइप कास्ट, जबकि वो मेरे जीवन का कभी भी 10% से ज़्यादा नहीं था। अच्छा। और इसलिए 2012 में मैंने कान पकड़ लिया और कहा कि अब मैं आगे से चुनावी भविष्यवाणी नहीं करूँगा। लेकिन 24 में किए। 24 में किया, देखिए 24 में किया वो मैंने जानबूझ के किया। 2012 में मैंने चुनावी भविष्यवाणी करने से कान पकड़ लिया था, कहा था आगे से नहीं करूँगा, मेरा काम नहीं है। मैं राजनीति भविष्य बताने में दिलचस्पी नहीं है, भविष्य बनाने में है। लेकिन 2024 में भारत में जो हो रहा था वो ये था कि पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया बीजेपी और मोदी के कब्जे में था और सारा मीडिया बाजा बजा रहा था उनका, 400 पार 400 पार। जितना बीजेपी बोल रही थी उससे ज़्यादा टीवी बोल रहा था। मोदी के 80 से ज़्यादा इंटरव्यू किए, सारे इंटरव्यू बिल्कुल एडवर्टीजमेंट थे। और मैं ज़मीन पे घूम रहा था, बाद में मुझे पता लगा आप भी घूम रहे थे, और ज़मीन पे तो वो नहीं था। तो फिर मुझे लगा कि ये तो तुम्हारी ड्यूटी है। जैसे आप अगर डॉक्टर हो, रिटायर हो जाओ और कहो कि अब मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मैं किताबों पेड़ पे किताब लिखूंगा, लेकिन आप सड़क पे जा रहे हो और आपको एक मरीज गिरे, फिर आप कहते हो कि छोड़ो पेड़ों को, इस वक्त तो मुझे, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और मरीज मेरी आंख के सामने है, मुझे करना है, मेरा धर्म है। तो इसलिए 2024 में मैंने कहा कि चलिए अब मैं छोड़ता हूँ, अब मैं पुराना चुनावी भविष्यवाणी का कपड़ा पहन के, डॉक्टर की वाइट ड्रेस पहन के, मैंने कहा अब मैं ये करूँगा। वो किया और संयोग था कि बात ठीक निकली, क्योंकि क्या था कि जमीन, मैंने कहा था कि 240 से 260 के बीच में सीट आएगी बीजेपी को। तो बहुत गाली पड़ा उस समय, सब कुछ, हमारे मित्र और ये सब, कि क्यों तुम अपने जीवन भर का किया हुआ बर्बाद कर रहे हो, ऐसा भविष्यवाणी क्यों कर रहे हो। मुझे लगा कि नहीं, ये मेरा धर्म है बोलना इस समय, जब खास तौर पे चूंकि सब लोग नहीं बोल रहे और ये बात झूठ है जो सब लोग बोल रहे हैं और मुझे पता है कि झूठ है। तो अगर मैं मरते वक्त अपने आप से पूछूंगा कि झूठ बोला जा रहा था, तुम्हें पता था कि ये झूठ है, तुम बोलते तो लोग सुन लेते और फिर तुम चुप रहे, ये मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए किया था। पर उसके बाद फिर कान पकड़ लिए कि अब और नहीं करूंगा, ये मेरा काम नहीं है, मेरे को रुचि नहीं है, अब उसमें मजा नहीं आता। हाँ, जिस तरह से आपने किया था भविष्यवाणी वो सही हुआ। रिपोर्टिंग के बाद मैं भी यहाँ आकर यहाँ पर लोगों को, संपादकों को बता रहा था कि इस बार मोदी जी गिर रहे हैं, वो जीतेंगे लेकिन एकदम से दुर्बल होकर आएंगे। तो लोगों ने मुझे विश्वास नहीं किया, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया की जिस तरह से लहर थी वो एकदम से मोदी मोदी की जयगान थी। तो उस परिवेश में मुझे इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन जब मिल गया तो उन्होंने बोले ये तुमने कैसे पता किया, क्योंकि मैं जन स्तर पे मैंने देखा था, मुझे लगा था कि जनता एकदम से चेंज हुआ था, उनका मनस्थिति। यही फॉर्मूला है। लोग पूछते हैं क्या किया, कैसे किया। हाँ। कुछ नहीं करने की आवश्यकता, साधारण लोगों से बात करो जी। दिक्कत ये होती है कि चुनाव का विश्लेषण करने में, चुनाव की भविष्यवाणी करने में नेता लोग, जर्नलिस्ट लोग और कुछ गणमान्य लोग, तीनों एक दूसरे से बात करते रहते हैं और कभी भी सामान्य लोगों से बात नहीं करते जी। तो चुनाव के बारे में अगर भविष्यवाणी करनी है, आपके किसी भी जो इस शो को देख रहे हैं, सबको मेरा सिंपल ब्लैक मैजिक यही है, किसी जर्नलिस्ट से बात मत कीजिए, किसी राजनेता से बात न कीजिए और किसी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति से बात मत कीजिए। बिल्कुल साधारण लोगों के पास जाइए, उनके साथ चाय पीजिए, उनके घर में जाइए, पूछिए,
और लोग बता देते हैं, आपको पता लग जाएगा। दुनिया, ये जो काठमांडू में, दिल्ली में ये जो दुनिया है, इसके बाहर बहुत बड़ी दुनिया है। उस दुनिया में घूमिए, आपको सच पता लग जाएगा। जब आप ये बात कर रहे हैं दक्षिण एशियाई राजनीति पर, हमारी भारत और नेपाल की जन स्तर की संबंध है बहुत ही पुरानी, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और खुला बॉर्डर की सीमाना की वजह से, तो आर्थिक भी। तो जब हमारे यहाँ संविधान बन रही थी तो भारतीय सरकार, मोदी सरकार ने ब्लॉकेट कर दिया, नाकाबंदी कर दिया। तो मुझे, जब मैं इंडिया की टूर में था तो दोस्तों लोगों ने पूछा, तो मैंने भी पूछा, नाकाबंदी किए थे, लेकिन मेरे दोस्तों लोगों को ये पता नहीं थी कि नाकाबंदी क्यों की थी। कह रहे थे ये मधेसियों का आंदोलन था, तुम लोगों ने नहीं सुना पहाड़ों ने, तो इसलिए कर दिए थे, हम लोगों ने सपोर्ट किए थे। तो इस तरह का भाष्य था। तो मुझे कुछ फील हुई, ये जन स्तर की जो संबंध थी हमारी, आप रेणु की बात कर रहे थे, जिस तरह से हम लोग चंद्रशेखर, जेपी, उस टाइम की बात कर रहे हैं अभी, बीपी इनका, तो इस तरह का जो संबंध था, रोटी बेटी का जो संबंध है, उसमें कुछ कमी सी मुझे खलल महसूस हुई। क्योंकि बातें, दबाव उधर से, जिस तरह से जन स्तर से दबाव आनी थी नाकाबंदी के विरुद्ध, क्योंकि हमारे वो संबंध है, उसको आप लोग, सत्ता को उन्होंने खबरदारी नहीं की, मुझे ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ। आप कुछ महसूस कर रहे थे कि किए थे कुछ उस टाइम? देखिए, वो जो अध्याय है जिसे नाकाबंदी कहा जाता है, वो भारत नेपाल के लोगों के रिश्ते के सुंदर इतिहास में एक बहुत ही दुखद एक चैप्टर है। भारत सरकार कहती है कि नहीं, नाकाबंदी तो नहीं हुई। सुषमा स्वराज जी ने लंबा सा भाषण दिया, पूरा ठीक नहीं लगा मुझे वो भाषण, लेकिन उन्होंने बहुत पैशनेट सी भाषण दिया था। भारत सरकार की टेक्निकल पोजीशन क्या है आप जानते हैं। नेपाल में भी अलग अलग पार्टीज़ की अलग अलग पोजीशन है। यहाँ के भी कई दल ये नहीं कहते हैं कि भारत की तरफ से नाकाबंदी हुई। मगर मेरे लिए, देखिए, उन सब पे टिप्पणी करना या उस सब का फैक्ट पता करना, बताना मेरा काम नहीं है। ये काम डिप्लोमेट्स का है, फॉरेन पॉलिसी ऑब्जर्वर्स का है। मगर एक भारत नेपाल की जन एकता के एक समर्थक के नाते मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेपाल के, मेरे पड़ोसी देश के बहुत बड़ी संख्या के लोगों को ये महसूस हुआ कि मेरे बड़े वाले पड़ोसी ने मेरा चोकिंग को क्या कहेंगे, एक तरह से जैसे गला दबा दिया, ऐसा महसूस हुआ। अब ये एक्चुअल टेक्निकली क्या था, उसके तथ्यों में जाए बिना, मेरे लिए ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि मेरे पड़ोसी को ऐसा महसूस होता है। ये तथ्य है, उसे महसूस हो रहा है। वो एक घाव है, इस घाव को भरना हम सब की जिम्मेवारी है। और जब मैं हम कहता हूँ, पहली जिम्मेवारी हमेशा जो बड़ा पड़ोसी है उसकी होती है। संयोग से मैं एक ऐसे देश में रहता हूँ जो भौगोलिक रूप से बड़ा है, जो दक्षिण एशिया के तमाम दूसरे देशों से जुड़ा है। तो पहली जिम्मेवारी मेरी बनती है कि उस घाव को भरा जाए। और भारत नेपाल के बारे में विशेष रूप से, चूंकि भारत नेपाल का जो संबंध है, बार बार हम कहते हैं अनूठा है, जो ओपन बॉर्डर है उसके कारण, मतलब 50-60 के दशक में तो ये था ही नहीं कि नेपाल की राजनीति और भारत की राजनीति है, कि नेपाल के नेता जाके भारत में चुनाव प्रचार करते थे और भारत के राजनेता नेपाल की पार्टियों, बिल्कुल इस तरह से सामान्य संबंध थे। ये जो एक अनूठापन है, ये मतलब दुनिया का आदर्श होना चाहिए। ये जो पूरी दुनिया में हमने नेशन स्टेट्स बनाए हैं, जिनकी बाउंड्रीज हैं, कांटे की धार है, इधर बंदूक उस तरफ बंदूक, उसकी बजाय अगर सारी दुनिया वैसे बॉर्डर रख सके जैसे भारत नेपाल का बॉर्डर है, बॉर्डर है, हमें पता है ये ज़मीन मेरी है और वो ज़मीन तुम्हारी है, लेकिन तुम पाँव फलांग के इस तरफ आ सकते हो और हम दोनों बैठ के चाय पी सकते हैं। तुम्हें कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं इधर आने की, जाने की, और मुझे भी तुम्हारे घर आने के लिए कोई, घर हमारा अलग अलग है, हमें पता है, लेकिन हम खाना एक साथ खा लेते हैं, हम एक दूसरे के साथ आके रह लेते हैं। ये तो पूरी दुनिया का आदर्श होना चाहिए। तो इतने अनूठे संबंध में ये एक खटास है और एक पीड़ा है।
उसे एड्रेस करना चाहिए। और दिक्कत क्या हुई है कि सन 50-60 के दशक तक भारत के नेता को और भारत के पत्रकार को नेपाल में क्या हो रहा है उसकी जानकारी थी। अब क्या हो गया है, भारत की ज़्यादातर पब्लिक को नेपाल के बारे में पता नहीं है। अच्छा, इस ये जो जिसे ब्लॉकेड कहा जा रहा है उसके बारे में दरअसल भारत की जनता को ज़्यादा पता भी नहीं था। अब क्या हो रहा है कि नेपाल के बारे में भारत की जनता उतना ही जानती है जितना चीन के बारे में जानती है, यानी कि टीवी के जरिए। और वो वही है जो कि सरकार या विदेश मंत्रालय जानना चाहता है। 50s और 60s में हम नेपाल को फॉरेन मिनिस्ट्री की आंखों से नहीं देखते थे, हम अपनी आंखों से देखते थे। अब हम फॉरेन मिनिस्ट्री की आंख से देखना शुरू कर दिए हैं। और उससे दिक्कत ये होती है कि उसके बाद फिर आप, जैसे अभी बांग्लादेश के साथ हो रहा है, बांग्लादेश के बारे में जो कुछ भारत की मीडिया में छप रहा है वो वही है जो कि फॉरेन मिनिस्ट्री कहलवाना चाहती है। तो बांग्लादेश में वास्तव में हो क्या रहा है उसकी खबर जो जनता के थ्रू आनी चाहिए, क्योंकि कितना दूरी है, हम एक दूसरे को कायदे जानते हैं। नेपाल के, बांग्लादेश के हिंदुओं में और भारत के हिंदुओं में अच्छे खासे संबंध हैं, तो क्यों नहीं उनसे हम डायरेक्ट पूछ सकते। जो डायरेक्ट खबर आती है वो खबर, वो तस्वीर नहीं दिखा रही है, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू अखबारों में जो खबर छपती है वो अलग है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो जो घाव है, जो मैं कह रहा हूँ एक वो है, उसको ठीक करना हम सब की जिम्मेवारी है। और उसमें चूंकि मेरे पड़ोसी को, नेपाल के साथियों को, नेपाल के नागरिकों को ये महसूस हुआ कि मैंने उनका गला दबाया, अगर उन्हें महसूस हुआ तब भी मेरा पहला ड्यूटी है एक तो बताना कि ऐसा था कि नहीं था, और दूसरा, चलिए वो तो पास्ट है, पास्ट के बहुत घाव फ्यूचर में भर सकते हैं, है ना, क्योंकि हम अतीत को हमेशा आज की नज़र से देखते हैं। अगर आज मेरी तनातनी है तो पुराना घाव बहुत पीड़ा करता है, और अगर आज संबंध ठीक हो गए हैं तो पुराना घाव भूल जाता हूँ मैं, है ना। उसे करने की ज़रूरत है। वो तो पास्ट की जो भी चीज़ है उसको हम फ्यूचर में ठीक कर सकते हैं, वो करने की हमारी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि बातें होनी चाहिए, दो तरफ की बात होनी चाहिए। और बात केवल लीडर, फॉरेन मिनिस्ट्री, इंटेलिजेंस एजेंसीज और मीडिया, इसके थ्रू नहीं होनी चाहिए, जन स्तर पे होनी चाहिए, लोगों की बातचीत। अरे यहाँ मतलब आपने जैसा कहा रोटी बेटी का संबंध है नेपाल भारत में, मतलब मुझे कोई मीडिया की क्या ज़रूरत है जानने के लिए कि नेपाल में क्या हो रहा है, नेपाल के लोगों को भारत में क्या हो रहा है। हमें मतलब कोई टेलीविज़न की ज़रूरत नहीं है, वैसे जानते हैं ना। वो बात जो कि सब लोग सहजता से जानते हैं, वो बात एक बड़े स्तर पे आए, वही इसका सॉल्यूशन है। क्योंकि जो सच होता है सबको पता होता है। लेह लद्दाख में इस वक्त क्या हो रहा है वहाँ के गडरिया को पता है, जो अपना भेड़ बकरी लेके जा रहा है वो तो जानता है कि क्या हो रहा है, लेकिन टीवी पे जो खबर आती है वो बहुत अलग आती है। तो जो जमीन पे देखा जा रहा है उस सच को अगर हम स्क्रीन पे, मीडिया पे पहुंचा सकें तो वो बहुत बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि वो जो सच है वो दक्षिण एशिया के लोगों की एकता का सूत्र है, उसको बना सकना बहुत जरूरी है। हम ओपन बॉर्डर की बात कर रहे हैं, सांस्कृतिक संबंध की बात कर रहे हैं। अभी ये 2014 की इधर की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक तरह की पॉलिटिकल सिनारियो इंडिया में हो रही है, जिसकी प्रभाव असर यहाँ पे बहुत हो रही है। तो उस पॉलिटिक्स की वजह से जिस तरह से एक सीमांतकृत अल्पसंख्यक के ऊपर जिस तरह से बर्ताव हो रही है वो हमारे यहाँ भी दिखाई देने लगी है। और एक संगठन जो हम आरएसएस के नाम से जानते हैं, उसकी सक्रियता यहाँ भी बढ़ रही है। भारत और नेपाल की सामाजिक संरचना कमोबेश एक जैसी ही है, बहुसांस्कृतिक। तो आप बार बार कह रहे हैं जिस तरह की राजनीति भारत में चल रही है उसकी वजह से ये बहुसांस्कृतिक समाज की संरचना बिगड़ रही है। तो ये बहुत ही दुर्घटना वाली बात हुई। तो
ये हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम अब दिखने लगी है। तो इसको किस तरह से देखा जाए और आप लोग इससे किस तरह से बचा जा सकता है? क्योंकि आप तो बहुत ही 14 की बात करें तो 14 अभी तक तो बहुत आप लोग झेल चुके हैं, तो हम तो नए हैं यहाँ पर। अब नेपाल के लोगों को कोई उपदेश देने की भारत की स्थिति बिल्कुल नहीं है। देखिए, एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई है दुनिया में, ये जो ट्रम्प जी जीत गए हैं ना, उसके बहुत नुकसान होंगे पूरी दुनिया को, पर एक फ़ायदा हुआ है। और फ़ायदा ये है कि अब अमेरिका वाले बैठ के अमेरिका से उपदेश नहीं दे सकते दुनिया को कि ऐसी डेमोक्रेसी बनानी चाहिए। इसी तरह से भारत भी कोई उपदेश नहीं दे सकता बाकी लोगों को, जो मॉरलाइजिंग लेसन्स होते हैं ना, तुम ऐसा करो, मैंने तो ठीक कर लिया, तुम मेरी तरह करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। दुनिया में कोई किसी को डेमोक्रेसी पे उपदेश नहीं दे सकता, तो मैं भी नहीं दे सकता। ये जो नेपाल में आरएसएस की राजनीति का बढ़ता हुआ असर, इसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानता था। तो इस बार पहली बार आप लोगों से, दूसरे मित्रों से, पत्रकारों से पता लग के, मेरे पहले अनुमान था कि एक छोटी सी कुछ चीज़ होगी कहीं ना कहीं, जैसे अमेरिका में थोड़े से विश्व हिंदू परिषद का हो जाता है, वैसा कुछ एक छोटा सा होगा। लेकिन कितना गहरा है और कितना तेज़ी से बढ़ रहा है, इसका मुझे अनुमान नहीं था। और ये सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है। दुख इसलिए हुआ है कि मैं समझता हूँ ये जो चीज़ है, चाहे भारत में या नेपाल में, हिंदू के नाम पे राजनीति करना, बांग्लादेश और पाकिस्तान में इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, श्रीलंका में सिंगला डोमिनेंस, ये सब हमारी प्रकृति के विरुद्ध है। ये दक्षिण एशिया की प्रकृति ये नहीं है। ये हम दक्षिण एशिया को ज़बरदस्ती यूरोप के चश्मे से देख के और उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी प्रकृति बहुसांस्कृतिक है, सबकी, पाकिस्तान की भी, बांग्लादेश की भी, श्रीलंका, इस पूरे दक्षिण एशिया के इलाके में अलग अलग समुदाय के लोग रहे हैं और एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहे हैं। कल मैं पाटन में घूम रहा था, मंदिर देख रहा था, गणेश जी का मंदिर है, और बाहर जो बिल्कुल एक बुद्धिस्ट उससे इंस्पायर्ड मोटिव है। तो उसी छोटे से मंदिर में, मुश्किल से कितना, इतना बड़ा मंदिर होगा, उसी में बुद्धिज्म भी है, उसी में आप आज की निगाह से देखें तो उसमें बुद्धिज्म भी है और उसमें हिंदुइज्म भी है, जो दो अलग अलग रिलीजन है। लेकिन स्थानीय लोगों को उसमें कभी कुछ लगा ही नहीं कि दो अलग अलग रिलीजन है। ये दक्षिण एशिया है, इस तरह से हम लोग रहे हैं। और इसके बीच में इस तरह की तमाम चीज़ें जो भारत और नेपाल में जो हिंदू डोमिनेंस का शक्ल लेता है, बाकी कहीं इस्लामिक डोमिनेंस का लेता है, ये सब बहुत खतरनाक प्रवृत्ति हैं, हमारे दक्षिण एशिया को बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं ये सब। इससे दीर्घकालिक नुकसान होगा। आप श्रीलंका का उदाहरण लीजिए। आज से 50-60 साल पहले श्रीलंका दक्षिण एशिया का सबसे खूबसूरत देश था। उसके हर इंडिसेस, हेल्थ, एजुकेशन, हम सब देशों से बहुत ऊपर था श्रीलंका। उसके बाद क्या हुआ? यही सिंगला भाषा, सारा शुरू इससे हुआ था कि श्रीलंका में रहना है तो सिंगला भाषा सीखनी होगी। क्या नतीजा निकला? सिविल वॉर हो गया, बर्बाद हो गया। इतना सुंदर देश आज कहने को अभी एक देश है, वास्तव में दो देश बन चुके हैं, मन में दो देश बन चुके हैं। तमिल सेपरेटिज्म हुआ, किसको क्या मिला उससे? क्योंकि और ये हम सब के लिए सबक होना चाहिए कि वो करना, ये जो उस समय ज़रूर उनको लगा होगा कि हाँ हमारे पास इतनी संख्या है, वही 80% वाला मामला है, 80% लोग हैं, हम जो चाहे कर लेंगे। आप एक समय अपनी डोमिनेंस का फ़ायदा उठा के ज़बरदस्ती कर सकते हैं, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियां उसकी कीमत अदा करेंगी। ये बात भारत के लोगों को समझनी चाहिए, ये बात नेपाल के लोगों को समझनी चाहिए। आपने अल्पसंख्यकों की बात कही, मुझे बहुत कई बार मुझे होता है, ये विश्व हिंदू परिषद के लोग अमेरिका में हैं, ये लोग इंग्लैंड में हैं, तो जब इंग्लैंड में ब्रिटेन में एक हिंदू प्रधानमंत्री बनता है, ऋषि सुनक, तो उसका इतना सेलिब्रेशन होता
और मैं समझ सकता हूँ, मतलब कल को अगर कोई अमेरिका में नेपाली व्यक्ति मान लीजिए वहाँ सेनेटर बनता है या वहाँ एक गवर्नर बनता है, तो नेपाल के लोगों को सहज एक खुशी सी होगी, अच्छा लगता है। लेकिन इन लोगों को इतना भी शर्म नहीं आती कि अरे उस ब्रिटेन में जहाँ हिंदू 5% भी नहीं है, वहाँ एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। क्या भारत में कोई मुसलमान प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? क्या संभावना? अगर आपको गर्व होता है कि ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बना, तो आपको फिर गर्व इस बात में भी होना चाहिए कि मेरे देश में भी अल्पसंख्यकों को की वो स्थिति हो सकती है। अमेरिका में सारे जो विश्व हिंदू परिषद का सारा पैसा अमेरिका से आता है। अमेरिका में ये है मंदिर बनाएंगे, अपना धर्म को बचाएंगे, जो बहुत सुंदर बात है। लेकिन कभी आप सोचते हो कि उस क्रिश्चियन देश में आपको ये आज़ादी मिली है कि आप आराम से अपना धर्म बचा के रख सकते हो, अपनी सांस्कृतिक मान्यताएं बचा के रखते हो, और अगर आपको इसमें गर्व है तो आपकी पहला ड्यूटी है कि मेरे घर में भी अल्पसंख्यकों को उतनी ही आज़ादी मिलनी चाहिए जितनी क्रिश्चियन अमेरिका में मुझे मिली है ना। उसकी बजाय वहाँ पे अल्पसंख्यक होने का फ़ायदा उठाते हैं और वापस भारत में आके अल्पसंख्यकों को दबाने की राजनीति करते हैं। ये कैसा पाखंड है? तो मुझे हमेशा लगा है कि आरएसएस की राजनीति की बुनियाद में हिपोक्रेसी है, पाखंड है, और ये हिंदू राष्ट्र की बात करने में ही अपने आप में एक टेंशन है। हिंदू अपने आप में एक व्यापक शब्द है। व्यापक इसलिए है कि हिंदू धर्म उस मायने में धर्म नहीं है जिस मायने में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी धर्म है ना। माने वो एक अलग तरह का एंटिटी है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और यहूदी धर्म एक तरह के धर्म है। एक पुस्तक है, एक भगवान है, एक चर्च है। इस्लाम में उस तरह का चर्च अब बचा नहीं है, लेकिन और क्रिश्चियनिटी में बहुत हो गए, लेकिन कम से कम एक अवधारणा है। तो वो एक बाउंड्री वाले स्ट्रक्चर्ड किस्म के रिलीजन है। और हिंदू धर्म और ईस्ट एशिया के कई और धर्म एक तरह के खुले हुए धर्म है जिसमें कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई ताला नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। और यही खूबसूरती है इन धर्मों की। लेकिन जब आप हिंदू को राष्ट्र से जोड़ते हैं, यानी कि उसको एक राजनीति से जोड़ते हैं, उससे आप राष्ट्र के लिए आपको बाउंड्री चाहिए, आपको ताला चाहिए, आपको चौकीदार चाहिए। तो ये जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात यहाँ आके नेपाल में करते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि भाई भारत में तो आप कहते हो कि ये जो अखंड भारत है, तो क्या आप नेपाल में आके ये कहना चाहते हो कि नेपाल दिल्ली से चला करेगा? अखंड भारत का तो फिर यही मतलब होगा कि एक भारत, आप उसे एक राजनीतिक एंटिटी बनाना चाहते हो या नहीं? मेरे विचार से हिंदू धर्म की, हर धर्म की अपनी खूबसूरती होती है, और हिंदू धर्म की खूबसूरती ही इस बात में है कि आप को कोई एक बैप्टिज्म नहीं है। मैं तमाम आलोचना करने के बाद भी हिंदू हूँ, चूँकि हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ। हिंदू धर्म के कुरीतियों की लाख मैं आलोचना करता हूँ, मरूंगा तो हिंदू ही कहलाऊंगा। यही खूबसूरती है इस धर्म की। मुझे कभी घोषित करने की आवश्यकता नहीं कि आज से मैं हिंदू बन गया हूँ। मैं हिंदू हूँ। मेरी पत्नी मंदिर जाती हैं, मैं मंदिर नहीं जाता। वो भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ। यही खूबसूरती है। इस खूबसूरती को बचा के रखना, ये हिंदू धर्म की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दुर्भाग्य ये है कि हम हिंदू धर्म को इस वक्त एक नकलची संस्कार में डाल रहे हैं। दिक्कत ये हुई, आपके यहाँ तो कॉलोनियलिज्म नहीं आया डायरेक्टली, अंग्रेजों का राज नहीं था, भारत में हुआ। और जो औपनिवेशिकता की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी वो ये थी कि हमारी सभ्यता और संस्कृति पे हमला हुआ। और जब आपकी सभ्यता और संस्कृति पे हमला होता है, मिशनरी आए, मिशनरी ने पूछना शुरू किया, अच्छा तुम्हारा कोई धर्म है? अच्छा बताओ तुम्हारा क्राइस्ट कौन है? हमारा
तो नहीं है। अच्छा, तुम्हारे पास बाइबल है क्या? हमारे पास तो नहीं है। अच्छा, तुम्हारा पोप कौन सा है? हमारा तो नहीं है। उसका जवाब एक दूसरा ये हो सकता था कि हमारा धर्म है जिसमें ना क्राइस्ट की आवश्यकता है, ना बाइबल की आवश्यकता है, ना किसी पोप की आवश्यकता है। हमारा धर्म अलग तरह का धर्म है। लेकिन ये कहने का सांस्कृतिक साहस भारत में 19th सेंचुरी में नहीं था। तो इसलिए क्या हुआ, और पुरानी बात कर रहे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बात, 19th सेंचुरी इंडिया में एक इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आया, एक छुटपन का बोध, एक अपने बारे में आत्मग्लानि कि नहीं, मुझ में कुछ कमी है, देखो उन जैसा धर्म तो मेरा नहीं है। ये जो ग्लानि का भाव, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, ये कई तरह की एक्सप्रेशंस लेता है। इंफीरियॉरिटी का एक प्रतिक्रिया ये होती है कि आप गुलामी करना, आप जी हजूरी करना शुरू कर देते हैं। हाँ, आप बड़े हैं, आपका धर्म बड़ा है, आपकी संस्कृति बढ़िया। और ये आप देखेंगे तो भारत का एक जो एलीट रहा है उसमें हमेशा, और आज़ादी के बाद भी, भारत के एलीट में पश्चिम के प्रति, गोरों के प्रति और यूरोपीय सभ्यता के प्रति एक गुलामी का संस्कार रहा है कि वो सबसे अच्छे हैं, उन जैसा बनना है, वैसा डेवलपमेंट करना है, उन जैसे शहर जैसा शहर बनाना है, उनकी बिल्डिंग जैसी बिल्डिंग बनानी है, उनकी किताबों जैसी किताबें लिखनी है। तो एक तरफ तो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से ये एक गुलामी का संस्कार आता है। उसी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से एग्रेसिवनेस भी पैदा होती है। मेरा भारत महान, हिंदुइज्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, हम विश्व गुरु हैं, हमारे 5000 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी होती थी। ये सब मूर्खता की बातें हैं। लेकिन ये इन्फीरियॉरिटी, ये जहाज थे हमारे, ये सब इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से पैदा हुई चीज़ें हैं। ये एग्रेशन जो है, तो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से ही वो जी हजूरी भी पैदा होती है और उसी से ये एग्रेशन भी पैदा होता है। दोनों उसी इन्फीरियॉरिटी के नतीजे हैं। तो और दुर्भाग्य से भारत में जो दो तरह की राजनीति आई, एक लिबरल सेकुलर राजनीति और एक ये हिंदू राष्ट्र वाली राजनीति, ये दोनों इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की राजनीति है। और ख़ास तौर पे ये बात अजीब लगेगी कि हिंदू राष्ट्र की बात में बताइए, मैं कहता हूँ बीजेपी भारत में, कम से कम भारतीय संदर्भ में, बीजेपी से ज़्यादा यूरोप और अंग्रेजों की गुलामी, मानसिक गुलामी करने वाली कोई पार्टी नहीं है। सारा समय इनका सपना है कि बस एक जर्मनी जैसा राष्ट्र बना लें। और चूंकि जर्मनी जैसा राष्ट्र बनाने की कोशिश पाकिस्तान ने की, तो ये बीजेपी वाले एक हिंदू पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान को तो देख लो, उसका क्या हुआ, वहाँ बांग्लादेश क्यों अलग हुआ, क्या हुआ उनके साथ। ये कोई नकल करने की चीज़ नहीं है, लेकिन ये नकलची संस्कार से पैदा हुआ है। और मेरे को, चूँकि नेपाल और भारत में हिंदू धर्म का एक जो हिंदू धर्मावलंबियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और वो एक स्वाभाविक चीज़ है जो हमें जोड़ती है, क्योंकि उसमें उसके संस्कार, संस्कृति, जब यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ के मंदिर देखता हूँ, मुझे लगता है मैं अपने किसी इलाके में घूम रहा हूँ। एक सहजता है उसमें। तो वो जो हमारी जो कॉमनैलिटी है, इसलिए हमें एक कॉमन चीज़ समझनी चाहिए, और वो ये है कि हिंदू धर्म को ठोक पीट के, मरम्मत करके, उसको किसी तरह से क्रिश्चियनिटी जैसा, इस्लाम जैसा धर्म बनाने की कोशिश करने से हिंदुइज्म को नुकसान होगा, भारत और नेपाल को नुकसान होगा, और दुनिया को नुकसान होगा। ऐसा ये नहीं मैं कह रहा कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कोई कमी है, वो अपने इलाके के, अपनी जगह के धर्म थे, अपने तरह से बने थे उस जगह पे। लेकिन भारत की धार्मिक ये जो हिंदू धर्म एक सागर जैसा है, समुद्र जैसा है, सब धाराएं हैं, सब तरह की चीज़ें हैं, और उसको बाहरी लोगों ने फिर हिंदू नाम दिया। हमने अपने आप को हिंदू नाम कभी नहीं दिया था। हिंदू नाम तो बाहर के लोगों ने हमें दिया था, जिनके लिए उनके पास कोई नाम नहीं था। उन सबको मिला के हिंदू, इस इलाके में सिंधु नदी के इस पार रहने वाले तमाम धर्मावलंबी
जो न अपने आप को ना क्रिश्चियन कहते हैं, ना मुसलमान कहते हैं, ना बुद्धिस्ट कहते हैं, वो सब एक ब्रॉडली हिंदू हो गए। इस सागर को सागर जैसा बनाए रखिए। सागर में अगर आप बांध डैम बनाने की कोशिश, नदियों पे तो डैम बनते हैं, हालांकि वो भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मगर आप सागर पे डैम बनाने की कोशिश करेंगे तो उससे ना सागर का भला होगा, ना आपका भला होगा। तो आप कह रहे हैं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो आरएसएस उठा रही है, वो आप कह रहे हैं कि ये यूरोप से आयातित है? बिल्कुल 100% आयातित है। किस तरह कहा जा सकता ये है? तो अरे भाई, ये जो जर्मन राष्ट्रवाद क्या जबकि है? ये तो कह रहे हैं ये तो ऑर्गेनिक है, हमारे यहाँ की पूर्वीय उत्पादन है। अरे ये तो एकदम झूठ है भाई। ये तो सारा जो आरएसएस का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, ये 19वीं सदी के यूरोप से इंस्पायर्ड है। मतलब आरएसएस के लोगों के हीरो कौन थे? उनके हीरो थे गैरिबाल्डी, इटली वाला, ये अपना जर्मनी को एकत्र एक बनाने वाले जो लोग हैं, ये सब तो इनके हीरो रहे हैं। बाद में तो ऑफ कोर्स इनके हीरो मुसोलिनी और हिटलर भी रहे, लेकिन अगर उसको भी आप भूल जाइए तो बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, ये तो इनके हीरो रहे हैं। ये कोई मैं नहीं बोल रहा, आज इनकी किताबें पढ़ लीजिए, आप सावरकर की किताब पढ़ लीजिए, इन सब के तो हीरो रहे हैं। तो ये जो राष्ट्र की अवधारणा है, ये जिस अर्थ में आज इस्तेमाल हो रही है, बिल्कुल यूरोप की नकल है। और आप यूरोप का इतिहास देख लीजिए, क्या किया उन्होंने राष्ट्र बना के, सिर्फ खून खराबा। यूरोप की विविधता, पूरा यूरोप आप जोड़ लीजिए और पूरा दक्षिण एशिया एक तरफ कर लीजिए, पूरे यूरोप की विविधता दक्षिण एशिया की विविधता से बहुत कम है। उन्होंने 40 देश बना रखे हैं, हमारे यहाँ पे 7 हैं, है ना। और अगर आप बाकी दक्षिण एशिया के देश छोड़ भी दीजिए, केवल भारत ले लीजिए, केवल भारत की विविधता इतनी है जो कि यूरोप में 40 देशों की विविधता से ज़्यादा है। भारत का सॉल्यूशन क्या था? अनेकता में एकता, मिल के साथ रहेंगे। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, सब साथ रहेंगे। और सब अपने आप को द्राविड़ कहना चाहता है, द्राविड़ कहेगा, उत्कल कहेगा, पंजाब कहेगा। अपने आपसे मैं कभी ये नहीं पूछूंगा कि तुम पंजाबी हो या भारतीय हो, उत्कल हो या भारतीय हो, नहीं, आप वो भी हो, ये भी हो। ये भारत का था। यूरोप का सॉल्यूशन ये था कि तुम बताओ, तुम पंजाबी हो या भारतीय हो, दोनों में से एक चूज करो। तो ये जो सारी अवधारणा है, वन नेशन, वन लैंग्वेज, वन रिलीजन, वन कल्चर, ये यूरोपीय अवधारणा है, ये हमारी अवधारणा नहीं है। इसलिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पूरी जो बात है, ये मानसिक गुलामी का परिणाम है। हमारा राष्ट्रवाद ऐसा नहीं था। कम से कम भारत के राष्ट्रवाद की मैं बात कर सकता हूँ, जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से पैदा हुआ, जिसका नेपाली राजनीति से काफ़ी संबंध रहा, बहुत गहरा संबंध भी रहा। भारत का राष्ट्रवाद जो था, वो कभी भी अपने पड़ोसी को दबाने का राष्ट्रवाद नहीं था। भारत के राष्ट्रवाद ने मुझे साउथ अफ्रीका से जोड़ा, मुझे उसने लैटिन अमेरिका से जोड़ा। भारत का राष्ट्रवाद बांडुंग में गया। वो सारी दुनिया के औपनिवेशिक देशों को, दुनिया भर की प्रताड़ित समाज को जोड़ने का राष्ट्रवाद था। कभी भी भारत का राष्ट्रवाद ये नहीं था कि मैं अपने पड़ोसी के ऊपर ये कर लूँ। भाई, स्वतंत्र भारत के पहले कामों में से एक था कि हमने जाके यूएन में चीन की मेंबरशिप के पक्ष में बोला। क्यों? क्योंकि हमें डर नहीं था चीन से। हमें लगता था कि ये भी मेरी तरह प्रताड़ित एक देश है, मेरा पड़ोसी है, मेरा भाई है, मेरा मित्र है। ये भारतीय राष्ट्रवाद जो है, इसलिए यूरोप का राष्ट्रवाद तो एक बीमारी है। उस बीमारी को हम दुनिया यहाँ पे क्यों ला रहे हैं भैया? यूरोप के राष्ट्रवाद से इतना खून खराबा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर किस चीज़ की प्रोडक्ट है? ये यूरोप के राष्ट्रवाद की प्रोडक्ट है। उस बीमारी को मैं आदर्श मान के अपने घर में लेके आऊं, इससे बुरी बात क्या हो सकती है? तो बिल्कुल ये तो आरएसएस का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिसको वो कहते हैं, ये यूरोप की बीमारी को इंपोर्ट करने का काम है। क्योंकि हमारी मिट्टी का
जो राष्ट्रवाद रहा है वो बहुत अलग किस्म का राष्ट्रवाद है। आप बार बार उठाते हैं इसके ऊपर बहुत मैंने सुना है आपको। तो आपने गरीबों की खासा पर भी करते हैं आप। आदिवासी दलित कृषक की आंदोलन से जुड़कर आप सड़क पर मार्च पास भी करते हैं, उनके लिए आप बाड़ी भी बनते हैं, बोलते भी हैं, डटकर बोलते हैं, प्रश्न करते हैं सरकार से। लेकिन दिक्कत ये है जो आप कह रहे हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ राजनीति हो रही है इंडिया में, जिसकी सीधे प्रभाव हमारे यहाँ भी आ जाती है। तो दार्शनिक और इतिहासकार युगल हरारी क्या लिखते हैं अपनी बुक में, अब तो प्रवृत्ति की जंजाल इतना जकड़ गए हम लोग जंजाल में कि 3% पूंजीपतियों के हाथ में शक्ति केंद्रित हुआ है, और ये और ज़्यादा प्रवृत्ति की मदद से। प्रवृत्ति का क्या मतलब होता है? टेक्नोलॉजी से ये और भी ज़्यादा शक्तिशाली हुआ है, हुए ये लोग, और विश्व पे राज कर रहे हैं। तो सीमांतकृत गरीबों, कृषक, अल्पसंख्यक, यह लोग और भी ज़्यादा प्रताड़ित होने की समय अब आ रही है, ऐसा कहते हैं वो। तो हमारे यहाँ जिस तरह की भू बनोट है, जिस तरह की राजनीति चल रही है, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए? आप देख रहे होंगे, आप तो जन स्तर पे आप सब देखते हैं ये। बिल्कुल, बातचीत की शुरुआत में मैंने कहा अलग अलग तरह की राजनीति होती है, और उस राजनीति का एक बहुत गहरा पक्ष है तकनीक, टेक्नोलॉजी की राजनीति। ये जो सारी दुनिया पे ये जो एक विचार आरोपित कर दिया गया है कि आगे बढ़ने का मतलब है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और हम कहते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इसमें एक भ्रम है, इसमें एक बहुत बड़ा झूठ है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में ब्रैकेट में लिखना चाहिए, लिखा हुआ है ब्रैकेट में, लेकिन वो ब्रैकेट हम देखते नहीं है। मॉडर्न यूरोपियन टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट, सूटेबल फॉर वेस्ट टेक्नोलॉजी। क्योंकि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कभी ऐसे नहीं होता कि अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी बनाते जाओ, ऐसा दुनिया में कभी नहीं होता। क्योंकि टेक्नोलॉजी के आपके पास 100 ऑप्शन होते हैं, आप उसमें से देखते हैं अच्छा जिस समाज में मैं हूँ, जिस अर्थव्यवस्था में मैं हूँ, उनमें से इन 100 में से कौन सी 1 या 2 हैं जिन्हें सफल होने की गुंजाइश है, वो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, बाकी 98 मर जाती हैं। जिसे हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो वाली 2 टेक्नोलॉजी हैं जो कि यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका की जो पिक्यूलियर सर्कमस्टेंसेस हैं उसके लिए सूटेबल थी। उनकी समस्या क्या है? यूरोप की समस्या क्या है कि उनके पास पूंजी की बहुतायत है और उनके पास श्रम की कमी है, हाथ कम है और जेब भारी है। ये उनकी बेसिक सिचुएशन है। इसलिए सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या होती है, जिससे श्रम की कम से कम जरूरत पड़े। पूंजी की कोई चिंता नहीं है, पूंजी पैसा लगा देंगे। श्रम को घटाना, लेबर के पार्टिसिपेशन को घटाना वहाँ की टेक्नोलॉजी है। ऐसा नहीं कि वहाँ की साइंटिफिक लेबोरेटरी में और कोई दूसरे ऑप्शन नहीं होते, 100 ऑप्शन होते हैं, लेकिन जिस 2 ऑप्शन से लेबर को आप कम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ लेबर की कमी है, जनसंख्या कम है और उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं है, तो वो उस टेक्नोलॉजी को बढ़ाते हैं। अगर दुनिया की अच्छे से अच्छी साइंटिफिक लैब मान लीजिए पोखरा में होती, मान लीजिए बांग्लादेश में होती, मान लीजिए तमिलनाडु में होती, तो हम क्या कहते? हम कहते कि लेबर की कोई चिंता मत करो, पूंजी कम से कम लगे, ऐसी टेक्नोलॉजी मुझे चाहिए। तो फिर उस 100 में से हम ये 2 वाली नहीं चुनते, हम दूसरे वाली टेक्नोलॉजी चुनते। ये जिसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है, ये कुछ खास देशों की कुछ खास इकोनॉमीज और उन इकोनॉमीज में जो अपर क्लास है उसको सूट करने वाली टेक्नोलॉजी है।
समाज निरपेक्ष टेक्नोलॉजी कोई नहीं होती है ना? हमें एक वो टेक्नोलॉजी चाहिए जो हमारी सिचुएशन के लिए, नेपाल में, भारत में लेबर की बहुतायत है, इतने हाथ हैं हमारे पास, तो इन्हें हाथ को काम, हमारी सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? हर हाथ को काम दो, सबसे बड़ी चैलेंज ये है। और हमारे पास पूंजी कम है, तो हमें तो ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए। लेटेस्ट बिल्डिंग्स क्या है, मैं अभी यहाँ नेपाल में भी देख रहा हूँ, काठमांडू में देख रहा हूँ, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाना उस इलाके में जो कि दुनिया के सबसे बड़े सिस्मिक जोन्स में से एक है। मतलब इसको माफ कीजिएगा, इसे क्या कहना चाहिए, ये तो कलेक्टिव सुसाइड है। मैं भारत में भी देखता हूँ पहाड़ों पे ऐसी ऐसी बिल्डिंग बना रखते हैं, और मैं देख के डर आता है मुझे कि क्योंकि ये पूरा हिमालय सिस्मिक जोन है, एक यंग पहाड़ है जो कि सिस्मिक एक्टिविटी बहुत होती है, अर्थक्वेक आते ही आते हैं, और वहाँ पे इस तरह की चीज़ बनाना, और वो सब क्यों? क्योंकि मॉडर्न दिखते हैं, है ना। पहाड़ों पे इसकी मतलब आप 7 मंजिल की इमारत बनाने की बजाय 7 बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन हमें मॉडर्न दिखना है, नकल करनी है। ये जो नकल है ये यूरोप और वेस्ट की इमिटेशन, नकल, वो हमें न तो मटेरियल सुख देगी और न ही हमारे सांस्कृतिक स्वाभिमान को बचाएगी। तो ना इज्जत बचेगी ना काम बनेगा, दोनों चली जाएंगी। इसलिए हमें एक बिल्कुल अलग तरीके से, तो जो हरारी कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है कि हम दुनिया के 2-3% भी नहीं, मैं तो समझता हूँ 0.3% लोगों के हाथ में सारी व्यवस्था जा रही है। और हमें एक ऐसी जो आज असली क्राइसिस है, हमारा भी, आपका भी, हम सब का, वो क्राइसिस है एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकना जो कि यूरोप और अमेरिका की नकल ना हो। दुनिया के 90% लोग अपने आप को पूंछ समझते हैं, है ना। और जो वहाँ पे यूरोप में लोग खेती नहीं करते, केवल 2% लोग खेती करते हैं, अमेरिका में केवल 4% लोग खेती करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे भी किसान खत्म होगा, खेती खत्म होगी, अब 5% लोग खेती करेंगे। मैं पूछता हूँ क्यों भाई? नहीं, देखिए यूरोप में भी ऐसा ही हुआ था, मॉडर्न डेवलपमेंट में तो ये होगा। तो ये मॉडर्निटी का जो ये मॉडर्निटी नहीं है, ये तो गुलामी की मानसिकता है। ये गुलामी की मानसिकता का जो अभिशाप है, उसके हम भी शिकार हैं, आप भी शिकार हैं। उससे बाहर निकलना सबसे बड़ी चुनौती है आज की दुनिया की। और पहले ठीक है, उसको अभी अमेरिका के डोमिनेंस को मैं नहीं बदल सकता, अभी कैपिटलिज्म को मैं नहीं बदल सकता, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपने दिमाग को तो बदल सकता हूँ। वो कल्पना कर सकना सबसे बड़ी चुनौती है आज। अब ये सब बताने के लिए हमारे पास अच्छी मीडिया होनी चाहिए, पत्रकारिता होनी चाहिए, जो आप कह रहे हैं। तो आप बार बार उठा रहे हैं कि हमारी मीडिया मृत प्राय हो गए। आप ये आप कह रहे हैं मोदी जी की सत्ता सब मीडिया को खरीद लिया इंडिया में, इसीलिए दक्षिण पंथ हावी हो गया वहाँ पर। तो कौन करेगा जन स्तर की बात, कौन करेगा कृषक की बात, ये बात कर रहे हैं आप लोग। तो इसको किस तरह देखा जाए? मीडिया की रोल जिस तरह से पहले होता था, जिस तरह से करते थे मीडिया, पत्रकारिता, जनता की जिसकी वाणी नहीं है उसकी वाणी होती थी मीडिया, तो अब तो ये भी नहीं रहा। तो कौन बेड़ा उठाएगा इसकी? मैं ये नहीं कहता कि मीडिया मृतप्राय हो गया है, मैं कहता हूँ कि स्वतंत्र मीडिया मृतप्राय हो गया। अच्छा। क्योंकि अगर मृतप्राय कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं वास्तव में कहूँ, अगर मीडिया मृत हो जाता तो कुछ समस्याओं से हम बच जाते। अच्छा। सचमुच भारत में हिंदू मुसलमान के बीच में जो नफरत बनाई गई है, अगर पिछले 10 वर्षों से भारत में टीवी न होता, मान लीजिए कोई प्राकृतिक कुछ हो जाता, कोई जादू हो जाता, सारे टीवी खत्म हो जाते, टीवी चैनल खत्म हो जाते, हिंदू मुसलमान में इतनी घृणा नहीं होती जितनी हुई है। तो समस्या केवल ये नहीं है कि मीडिया काम कम कर रहा है, समस्या ये है कि वो सही तरह का काम नहीं कर रहा और गलत तरह का काम कर रहा है।
अगर मैं नेपाल के टीवी चैनल को तो बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन भारत के मुख्य धारा के जो हिंदी के मैं देख पाता हूँ कभी कभी, अब तो मैंने देखना बंद कर दिया है, हिंदी चैनल में जितना नफरत रोज दिखाई जाती है, रोज कोई ना कोई बिल्कुल शुद्ध झूठ मुसलमानों के बारे में प्रचारित किया जाता है, और जिससे एक साधारण बैठे हुए हिंदू को लगता है कि यार मामला तो बड़ा गड़बड़ है, मुसलमान तो बहुत कुछ गलत गलत काम कर रहे हैं। अब इतने बड़े स्तर पे झूठ प्रचारित होता है और इतना छोटा सा सच का खंडन आ जाता है जो किसी को पता भी नहीं लगता है। जी। तो आज आपको सच बात कहूँ, वैसे एक मीडिया हाउस में बैठ के कह रहा हूँ, मैं सच कहूँ तो आज जैसे लोकतंत्र को जो सबसे बड़े खतरे हैं, मैं मास मीडिया को उन खतरों में गिनता हूँ। जब मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा था तो उस वक्त कहते थे कि लोकतंत्र के जो स्तंभ हैं, और स्तंभ, हाँ, उनमें से एक स्तंभ मीडिया माना जाता था। अगर आज मुझसे पूछा जाए तो लोकतंत्र के सबसे बड़े खतरे जो हैं, लोकतंत्र पे सबसे बड़ा हमला जो कर रहे हैं, उनमें मैं मीडिया को गिनता हूँ। मीडिया इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन टुडे। और सच कहें तो पहला हिस्सा तो ये होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम का मुंह कैसे बंद किया जाए। मैं मीडिया का मुंह बंद करने की बात नहीं कह रहा हूं, पर मतलब ये जो कम से कम भारत के संदर्भ में तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जहर उगलने वाला, झूठ बोलने वाला, घृणा का प्रचार करने वाला ये जो मीडिया है, इसको किस तरह से हम रोक सकते हैं। ये मास मीडिया का जो जहर है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। मैं सोचता हूँ कि जैसे मैंने कहा, नेपाल भारत के लोग अगर नेपाल और भारत के बारे में एक दूसरे के टेलीफोन पे बात करके पता कर लें तो उन्हें सच पता लग जाएगा। टीवी देख के बाद देखते हैं तो कुछ मामला वो हो जाता है। नेपाल के लोगों को महसूस होता है कि पूरे भारत वाले हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। भारत वालों को लगता है कि नहीं नहीं, ये तो नेपाल बिल्कुल चाइना की तरफ जा रहा है। ये सिर्फ फॉरेन मिनिस्ट्रीज के बनाए हुए लोगों को और मीडिया द्वारा प्रचारित झूठ हैं सारी चीज़ें। तो कैसे मीडिया, जो लोगों को एक दूसरे से टेलीफोन से पता लग सकता है, जो लोगों को बॉर्डर के इर्द गिर्द झांक के सच पता होता है, जो लेह लद्दाख के गडरिये को जो सच पता है, वो सच मीडिया के माध्यम से कैसे आए, ये बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि मीडिया पे जो पैसे का गिरफ्त है, इसी मीडिया का जो इकोनॉमिक मॉडल है, उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं, उसे बदलने को तैयार नहीं। मैं मीडिया वालों को उपदेश खूब दे सकता हूँ, लेक्चर दे सकता हूँ, तुम स्वतंत्र बन जाओ, तुम ये करो। अरे भाई, वो आदमी अपनी तनख्वाह कहाँ से लेगा? तनख्वाह तो मालिक से लेगा ना। उस मालिक का मीडिया तो है, लेकिन साथ में उस मालिक की माइंस भी हैं। उस मालिक ने अपनी पूरी इंडस्ट्री खोल रखी है जिसका लाइसेंस उसको उसी प्रधानमंत्री से कल जाके लेना है। तो ये तो पूरा ऐसा नेटवर्क बना हुआ है जिसमें मीडिया की स्वतंत्रता की बात करना तो बिल्कुल एक मजाक बन चुका है। और ये पूरी दुनिया की समस्या है। कुछ देश थोड़ा सा बेहतर हैं, कुछ नहीं है। जैसे अमेरिका का मीडिया ट्रंप के बारे में खुल के बोलता है, लिखता है, उसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन वो बोलता है इसके बारे में। भारत का मीडिया तो उतना भी नहीं बोलता मोदी के बारे में जितना अमेरिका का मीडिया ट्रंप के बारे में बोलता है। लेकिन ट्रंप के बारे में आप यह चुनाव में वहाँ के मेन स्ट्रीम मीडिया जितने वोकल उसके विरोध में बोल रहे थे, आप कह रहे असर नहीं हुआ, ये भी तो एक बात है। इतनी मीडिया की, जैसे आपका हम इंडिया के संदर्भ में देखते हैं, मोदी जी पूरे मीडिया को कैप्चर किए और वो अपने प्रोपेगेंडा के लिए यूज़ कर रहे हैं, ऐसा माना जाए तो। ट्रंप के विरोध में वहाँ का मीडिया, मेन मीडिया लगा हुआ था, फिर भी ट्रंप जीत गए। इसमें क्या कुछ है क्या? मैं इसमें मीडिया विरोधाभास कुछ नहीं, मुझे विरोधाभास नहीं लगता। अच्छा, मीडिया को किसी भी देश का चुनाव तय नहीं करना चाहिए। अच्छा, मीडिया का काम है लोगों तक सूचना पहुंचाना, तथ्य रखना। उसके बाद लोग सोचें समझें। सो अमेरिका के लोगों को पता था कि ट्रंप ने बेईमानी की है। अमेरिका के लोगों को पता था कि ट्रंप ने टैक्स का फ्रॉड किया है। अमेरिका के लोगों को पता था कि ट्रंप ने देश का तख्ता पलट करने की कोशिश की थी 2020 में चुनाव हारने के बाद। अमेरिका के लोगों को पता था
कि ट्रंप का महिलाओं से कैसा संबंध रहा है, सिर्फ संबंध नहीं, किस किस तरह का व्याभिचार और पैसा देना और औरतों का मुंह बंद करवाना, महिला द्वेषी थे, महिला द्वेषी वो रहे हैं। इसके बाद अगर वो वोट देना चाहते हैं दें। मीडिया का काम नहीं है कि ये किसी का कान पकड़ के या नाक पकड़ के उससे वोट दिलवाना मीडिया का काम नहीं है। मीडिया का काम है सूचना देना। लेकिन भारत का मीडिया भारत की जनता को ये पूरा सच बताता नहीं है। बताने के बाद मोदी जी का अडानी जी से क्या रिश्ता है, ये बात भारत का मीडिया बताता नहीं है। बता दे उसके बाद भारत की जनता स्वीकार करके वोट देती है, अच्छी बात है, उनका अधिकार है भाई। मीडिया थोड़ी तय करेगा चुनाव को, जनता तय करेगी। यहाँ मुझे कम से कम भारत की मीडिया में ये, क्योंकि बाकी देशों का मीडिया मैं देखता नहीं हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, उसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन भारत की मीडिया के बारे में तो मुझे लगता है कि ये जनता के सामने न्यूनतम तथ्य नहीं रख रहा है। तथ्य आप रख दीजिए, समाचार को समाचार की तरह छाप दीजिए, उसके बाद आप अपना ओपिनियन एडिटोरियल पेज पे जो मर्जी कहिए। आप मोदी भक्त हैं, बिल्कुल उनका समर्थन कीजिए, लेकिन फ्रंट पेज पे मुझे समाचार तो दीजिए। आप क्या समाचार है, और झूठे समाचार मत दीजिए। ये इस न्यूनतम मर्यादा का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं उसकी आलोचना करता हूँ। लेकिन जब एक बात और भी है, हम जो सामाजिक संजाल कहते हैं, न्यू मीडिया, जिसको कहा जाता है कि सर्वसाधारण को इसने सशक्त किया है, लोकतांत्रिक पद्धति को इसने सशक्त ही बनाया है, कोई तर्क दे रहा है ऐसा, तो हम देखा जाए तो ये तो और भी ज़्यादा झूठ फैलाने वाली मीडिया तो ये भी है, फिर ये सामाजिक संजाल का जाने वाले। बहुत तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इनसे। एक बात देखिए, सोशल मीडिया का एक फ़ायदा हुआ है कि किसी भी न्यूज़ को आप किल नहीं कर सकते। छोटी ज़रूर रहेगी वो, लेकिन न्यूज़ आ जाएगी। अब गौतम अडानी और ये सब जो कर रहे हैं बांग्लादेश में जो है, या गौतम अडानी की प्रॉपर्टी कितनी बढ़ी है, इन सब को न्यूज़ जो है और कोई नहीं, या तो भारत में द वायर में छप जाएगी तो मैं पढ़ सकता हूँ उसको, है ना। न्यूज़ तो न्यूज़ किल नहीं हो सकता है, ये सोशल मीडिया की एक, अन्यथा तो ये सारे मास मीडिया और टीवी तो इस न्यूज़ को किल कर देते हैं। तो सोशल मीडिया का ये एक सकारात्मक पक्ष है, लेकिन साथ ही साथ सोशल मीडिया, ये जो सरकार, पूंजी और सत्ता का सोशल मीडिया पर भी अब कंट्रोल है। शुरू में था कि सरकार का मास मीडिया पे कंट्रोल था, सोशल मीडिया जनता चला रही थी। कम से कम भारत में तो अब सोशल मीडिया भी बीजेपी चलाती है। उन्होंने फैक्ट्री बना रखी हैं झूठ फैलाने की। रोज सुबह बैठ के तय होता है कि अच्छा आज वो फिलीपींस का पिक्चर मिल गया है, उसको हम इंडियन मुस्लिम की पिक्चर बना के लगा के चला देते हैं, और उसे हजारों लाखों लोगों तक भेजा जा रहा है। तो एक मायने में तो अब झूठ बोलने का और लोगों तक त्वरित तरीके से झूठ पहुंचाने का तो नया मीडियम ये बन गया है। तो जैसे मैंने कहा, मेरे पास उत्तर नहीं है इस सवाल की, चिंता है, समाधान नहीं है। मैं मीडिया का आदमी नहीं हूँ, लेकिन ये देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो आज डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी समस्याएं आज की तारीख में पैसे का कंट्रोल और मीडिया का कंट्रोल, मास मीडिया एंड कॉरपोरेट कैपिटल, ये सबसे बड़ी समस्या आज डेमोक्रेसी की है। इन दोनों का कब्जा होने के बाद डेमोक्रेसी तो मजाक है। ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये तो एक चेस के बोर्ड के प्यादे हैं, ये इससे बड़े नहीं हैं। उन प्यादों को चलाने वाला जो है वो सबसे बड़ा खेल है। और आज डेमोक्रेसी में आप सिर्फ वो देख के अच्छा ये वाला प्यादा मुझे सुंदर लग रहा है, ये वाला वो कर रहा है, उस पर हम चुनते रहते हैं। उसके पीछे से जो कंट्रोल हो रहा है कठपुतली का, उसको तो देखने की क्षमता हमारी समाप्त हो गई है। इसमें मुझे एक आपको स्मरण एक बात कहना है मुझे। मैं राव साहेब कस्बे का हिंदू राष्ट्रवाद, सावरकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पढ़ रहा था। उसमें एक उन्होंने लिखा है एक जो मुझे बहुत उसमें लिखा क्या है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार इसलिए नहीं बनाई गई कि वो नेतृत्व तैयार नहीं था, भाजपा का नेतृत्व अभी तैयार नहीं था, आरएसएस की नेतृत्व भी तैयार नहीं थी। उनको इसलिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया क्योंकि वो एक तो ओबीसी थे
अ, उससे ज़्यादा बलवान तर्क उन्होंने लिखा है। उनके पीछे कुछ एक पूंजीपतियों की स्वार्थ थी, इसलिए उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। तो मुझे लगा कि जो हम यहाँ बातें कर रहे हैं अभी, आरएसएस की जिस तरह की राजनीति हो रही है, भाजपा की जिस तरह राजनीति हो रही है, वो तो फिर आरएसएस के स्वयंसेवक भी थे। तो यह सच है क्या? उनको अगर ऐसा देखा जाए तो, अगर उनका कस्बे जी का अगर तर्क मान लिया जाए तो पूंजीपतियों ने आरएसएस के बहाने पूंजीपतियों ने ही कब्जा किया है वहाँ की राजनीतियों को। क्या ऐसा भी देखा जा सकता है? राव साहब कस्बे बहुत सम्मानित महाराष्ट्र के चिंतक हैं, एक्टिविस्ट हैं और बहुत सम्मान करता हूँ मैं उनका। वो एक बहुत गहरी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसको मोदी को बनाते समय किसकी क्या नीयत रही होगी उस पर मैं रिड्यूस नहीं करता, वो एक छोटा सवाल है। और हमेशा राजनीति में ये सब एक कंटिंजेंसी का मामला होता है। कौन, ये जो अलग अलग मोहरे हैं उनमें से कौन से वाले मोहरे को आपने 2 कदम आगे रखना है, ये सब और उसमें वो तर्क भी है कि बीजेपी के पास अचानक एक चेहरे की कमी थी, मोदी की जो वाक क्षमता है वो सब बहुत तेज है, उनके पास गुजरात मॉडल दिखाने को था क्योंकि उसमें कुछ बनाया गया था, तो ये सब फैक्टर रहे होंगे। मगर जो एक बेसिक बात की तरफ वो इशारा कर रहे हैं वो ये है, मोदी का गुजरात के कुछ पूंजीपतियों के साथ जो कनेक्ट है, जो और वो आज की बात नहीं है, वो शुरू हुआ था 2002 में गुजरात के दंगों के बाद। गुजरात में जब गोधरा कांड के बाद दंगे हुए जिसमें बहुत मुसलमान मारे गए, पोग्राम भी उसको बोलते हैं लोग, एक तरफा वो हत्याकांड हुआ। उसके बाद कोई इंडस्ट्रियलिस्ट मोदी को छूने को तैयार नहीं था, सबने हाथ पीछे खींच लिए। उस वक्त गौतम अडानी ने, आज की बात नहीं है गौतम अडानी से संबंध, उस वक्त गौतम अडानी ने कुछ पूंजीपतियों का एक प्लेटफॉर्म बनाया और कहा, उसको वाइब्रेंट गुजरात शायद नाम दिया गया था, और उसके माध्यम से उन्होंने पूंजी को गुजरात में आकृष्ट करना शुरू किया। तो गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी जी का संबंध तब से है जब नरेंद्र मोदी अछूत से बन गए थे और उनको बचाने के लिए गौतम अडानी आए, वहाँ से संबंध है। और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ लेने के लिए आए चुनाव जीतने के बाद, तो अडानी के हवाई जहाज में आए थे। तो ये सब वायरल भी हुआ था जी, वो तस्वीर खूब वायरल भी हुआ था। तो ये कोई छोटी छोटी चीज़ें नहीं हैं। पूंजी और सत्ता का संबंध जो है वो वर्तमान लोकतंत्र की सबसे गहरी सच्चाइयों में से एक है। पूंजी और सत्ता का संबंध मोदी के आने से पहले भी था। जब मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ता था तो हम कहते थे टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, ये सब हम नारे लगाया करते थे। तो ये कोई आज की बात नहीं है। लेकिन तब जो संबंध था वो एक तरह का सरकार की तरफ से कुछ उद्योगपतियों से कुछ लेन देन का संबंध था। जरूर पूंजीपति पैसे देते रहे होंगे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकारों के, तो कांग्रेस का जब डोमिनेंस था तो पूंजी और सरकार सत्ता का संबंध तब भी बहुत कॉमन चीज़ थी। जो अब हुआ है वो एक अलग चीज़ है। अब वो रिलेशनशिप नहीं है, अब वो पार्टनरशिप है। इसलिए हम तो भारत में कहते हैं कि ये मोदानी की सरकार है, केवल मोदी की नहीं है। ये मोदी और अडानी जो है वो सत्ता में पार्टनर है, मोदानी है। और कई बार कुछ पत्रकारों ने तो फिर ये भी ट्रेस किया था कि मोदी जी विदेश में कहाँ कहाँ जाते हैं और उनके जाने के एक सप्ताह बाद, एक महीने बाद वहाँ अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है ना। श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में तो ये बात पब्लिक हो गई क्योंकि श्रीलंका के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन ने संसद के सामने कहा कि मुझे राष्ट्रपति का फ़ोन आया था कि उन्हें मोदी जी का फ़ोन आया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अडानी को देना है। बांग्लादेश में जो इलेक्ट्रिसिटी का चल रहा है मामला, वो सारा अडानी के कॉन्ट्रैक्ट का मामला है। तो ये एक इस तरह की, यहाँ पर भी आ रहे हैं, सब जगह आएंगे, सब जगह आएंगे, क्योंकि ये जो एक पार्टनरशिप बन गई है ये अब सत्ता और पूंजी के संबंध को एक नए स्टेज पर ले जाती है, जहां जो ब्रॉड कंटूर्स हैं
आप राजनीति का खेल खेलिए, पार्टी का चुनाव का खेल खेलिए, लेकिन इन बाउंड्रीज के अंदर आप खेलेंगे और आप बाकी सब चीज़ें करेंगे, लेकिन सबसे आपकी ये 3 प्राथमिकताएं तो होंगी ही होंगी। ये सब बातें अब पहले से तय होती हैं, तो इसलिए ये बहुत गहरी तरफ राव साहब कस्बे ने इशारा किया है। और इसलिए जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हिंदू धर्म, उसका गौरव और ये सब मुखौटा है, उस मुखौटे के पीछे जो पूंजी का चेहरा है और पूंजी का जो लालच है और हर चीज़ पे कब्जा करना, हर चीज़ को कर लेना, वो उसकी सच्चाई है। आपने आधा दर्जन बुक तो डेमोक्रेसी पर लिखा है आपने, अकेले और संयुक्त रूप में। तो विश्व अभी दिखाई क्या दे रहा है कि विश्व में अभी ट्रम्प जैसा, मोदी जैसा आप कह सकते हैं, और भी देश में ऐसे ऐसे शासक उभर रहे हैं जो लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करते हैं। तो अब क्या समझा जाए, लोकतंत्र की नींव ढह रहा है, अब ढहने को जा रही है, और लोकतंत्र के जो हम बातें करते हैं, जिस रूप में हम लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, समझते हैं, उसकी नींव अब कमज़ोर होने लगी है। अब आज सुबह ही मैंने इस विषय पे एक लेख लिखा है जो कि भारत में इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। अच्छा। और वहाँ मैंने यही कहा है, देखिए, लोकतंत्र का 2 बिल्कुल अलग अलग मतलब हो सकता है, जिन दोनों चीज़ों को हमने जोड़ रखा है और उससे बहुत नुकसान हो रहा है। एक तो लोकतंत्र आदर्श है। आदर्श क्या है? एक ऐसा राज जिसमें हर व्यक्ति को, मेरे जीवन को प्रभावित करने वाले हर निर्णय, हर बड़े निर्णय को प्रभावित करने के लिए मुझे बराबर हक मिलेगा। ये मूल भावना है, जिसे ऑफ द पीपल कहा जाता है, डेमोक्रेसी को। वो एक बहुत खूबसूरत अवधारणा है, एक आदर्श है, सुंदर आदर्श है, उसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन दूसरा, लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था का भी नाम है। चुनाव होंगे, चुनाव में जिसको मेजॉरिटी मिलेगा, चाहे प्रोपोर्शनल तरीके से मिले, किसी तरीके से मिले, उसको राज करने का अधिकार होगा। अब इस आदर्श में और इस हकीकत में कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमने दोनों को नाम एक ही दे रखा है, दोनों को हम लोकतंत्र कहते हैं। आदर्श तो आदर्श अपनी जगह है और बिल्कुल सही है, और आज की दुनिया के लिए वो किसी भी अन्य राजनीतिक प्रणाली से सुंदर आदर्श है। लेकिन लोकतंत्र के नाम पर ये जो मेजॉरिटी सरकार की व्यवस्था चल रही है, ये व्यवस्था बहुत खतरनाक व्यवस्था है। ट्रंप का जीतना हमें एक उदाहरण देता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, अभी नेपाल की राजनीति में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आप बाकी सब जगह दुनिया में देखिए। श्रीलंका में राजपक्षे जीते, क्या राजनीति करते थे, सब पता है, हर कोई जानता है राजपक्षे की राजनीति क्या थी श्रीलंका में। खुल्लम खुल्ला एंटी माइनॉरिटी, एंटी तमिल, और एक एग्रेसिव मिलिट्रिस्टिक राजनीति करते थे, और श्रीलंका की जनता ने उन्हें लोकतांत्रिक माध्यम से एक बार नहीं कितनी बार जिताया। तो ये जो मेजॉरिटी रूल को, तो पहले हमें बताया जाता है कि लोकतंत्र एक देवी है, आप इसका सम्मान कीजिए, पूजा कीजिए। हम आँख बंद कर लेते हैं और हम पूजा करना शुरू करते हैं। फिर साथ में हमें बताया जाता है कि मेजॉरिटी रूल से जो कोई भी आए वो लोकतंत्र है, तो हम उसकी भी पूजा शुरू कर देते हैं। पहले की पूजा कीजिए, दूसरे की पूजा मत कीजिए। दूसरे से राजपक्षे निकलेगा, उससे मोदी निकलेगा, उससे ट्रंप निकलेगा, उससे तुर्की का एर्दोगान निकलेगा, उससे हंगरी का विक्टर ऑर्बान निकलेगा। ये जो केवल बहुमत के आधार पर, और बहुमत कैसे बन रहा है, वो इस मीडिया से, जिसका हमने अभी जिक्र किया। और मीडिया कौन चला रहा है? वो पैसा, जिसका हमने अभी जिक्र किया। तो पैसे से, पूंजीपति के पैसे से चलने वाला मीडिया, उस मीडिया की सूचना के आधार पे चलने वाली पब्लिक, और उस पब्लिक के मेजॉरिटी वोट के आधार पर चलने वाली सरकार, उसकी अगर हम पूजा करना शुरू कर दें, ये मानते हुए कि जैसा वो आदर्श है वही आदर्श, उस आदर्श का व्यवहारिक स्वरूप ये है, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो हमें मेजॉरिटी
हमें लोकतंत्र के ऐसे बेहतर तरीके ढूंढने होंगे जो कि उस आदर्श के ज़्यादा नज़दीक हों। ये लोकतंत्र उस आदर्श का व्यावहारिक रूप नहीं है, उस आदर्श का एक विकृत स्वरूप है, उसका डिस्टॉर्टेड स्वरूप है और कई मायनों में उस आदर्श का नेगेशन है। अब ट्रंप जैसा व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बने, जैसा मैंने कहा, मीडिया का काम था सूचना देना, उन्होंने सूचना दे दी। लेकिन सच बात यह है कि अमेरिका के लोगों ने एक रेसिस्ट व्यक्ति को, एक महिला विरोधी व्यक्ति को, एक रोज झूठ बोलने वाले व्यक्ति को आंख खोल के वोट दिया है। अब इस बीमारी का आप इलाज कैसे करें? ये एक बड़ा सवाल है जो कि पूरे दुनिया के लोकतंत्र को सोचना होगा। यह आप लोकतंत्र की सशक्तिकरण के लिए जिस तरह से आप लोगों ने, आप ही थे जिसकी नेतृत्व कर रहे थे, प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारत की राहुल गांधी का आप लोगों ने देश भर मार्च पास करवाई। हमने नहीं करवाया, किया उन्होंने, हमने उनको आप ज्वाइन भी किया। साथ में थे, बिल्कुल एकदम से एक्टिव थे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक साथ। और उसमें कहा गया नफरत को प्यार में बदलने की बात हुई। तो क्या सचमुच इंडिया की जिस तरह की हम राजनीति की बात कर रही है, घृणा की राजनीति अभी बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें कुछ कमी आई है या इस पे कुछ प्रभाव पड़ा है? इस तरह की प्रभाव तो पड़ा है। 2022 में जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, उस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे, बीजेपी जीत गई थी, योगी आदित्यनाथ सत्ता में दोबारा आ गए थे और सबको लगता था कि अब तो और कोई तरीका नहीं है, बस अब तो ये जो एंटी मुस्लिम वो ज़्यादा डोज दे रहे हैं, आप लाइट डोज दे दीजिए, लेकिन सबको काम यही करना शुरू करेगा। और कुछ भारत की पार्टियों ने भी, बीजेपी की विरोधी पार्टियों ने भी यही काम शुरू कर दिया था कि फाइनली तो हमें उनके पीछे ही चलना पड़ेगा और कोई तरीका है नहीं। ऐसे में मोहब्बत की बात करना, ऐसे में कहना कि नहीं ये हमारी राजनीति नहीं है, ऐसे में मंच से खड़े होकर पूंजीपतियों का नाम लेना, ये बहुत छोटी बात, ललकारना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। उससे बदलाव हुआ है, लेकिन बदलाव बहुत लंबा काम है। पिछले 100 वर्ष में आरएसएस ने जितना नफरत का, झूठ का इंजेक्शन भारत में दिया है जनमानस में, उसका डिटॉक्सिफिकेशन करने में कम से कम 25 वर्ष लगेंगे। भारत जोड़ो यात्रा उसकी एक शुरुआत थी, उससे अधिक कुछ नहीं। लोकसभा चुनाव ने उसके लिए एक विंडो बनाया, लेकिन उस विंडो को खुला रखना और उसमें ये काम करना बहुत लंबी चुनौती है। तो देखिए जैसे श्रीलंका में अब सिंघला वो करके तमिल लोगों के साथ क्या कुछ इन्होंने किया, अब उसको श्रीलंका में सामान्य लोगों के दिमाग से ये तमिल लोगों के विरुद्ध प्रेजुडिस निकालना, ज़्यादातर तमिल हिंदू हैं, उनके खिलाफ प्रेजुडिस निकालना कितना लंबा काम होगा। इसी तरह से भारत में या पाकिस्तान में जब सरकार ने तालिबान का समर्थन किया, उसकी वजह से कितनी वहाँ पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ तो बहुत कम है, लेकिन पाकिस्तान के अपने समाज का कितना नुकसान हुआ है इस तरह के काम करने से। यही बात मैं नेपाल में कहना चाहता हूँ। आपके यहाँ बीमारी अभी अभी आई है, भारत की आरएसएस ने जर्मनी की बीमारी को भारत में इंपोर्ट किया और अब वो उस बीमारी को नेपाल में एक्सपोर्ट कर रही है। ये आप इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बचिए। हमारी अपनी सभ्यता है, हमारी अपनी संस्कृति है, उसके आधार पे हम अपनी राजनीति बनाएंगे तो स्वस्थ राजनीति रहेगी। जैसे आप लोग कह रहे थे कि 2024 में जिस तरह से मोदी राज कमज़ोर हुआ था चुनाव की वजह से, जनमत की वजह से, फिर हरियाणा में अभी अभी हुआ चुनाव में उनको जीत मिल गई और महाराष्ट्र में भी उनका जीतने की संभावना है, ऐसा आप कह रहे थे। तो ये एक चुनाव, हरियाणा के चुनाव से मोदी का गिरा हुआ नूर फिर ऊपर आने लगी है, ऐसा है क्या? अगर ऐसा हुआ तो फिर बीजेपी की कोशिश है कि ऐसा हो जाए। बीजेपी के पास इतना बड़ा तंत्र है, मीडिया का तंत्र है कि वो किसी भी बात को छुपा सकते हैं, किसी भी बात को बना सकते हैं। तो बीजेपी की कोशिश है कि एक हरियाणा के वर्डिक्ट से पूरे देश के वर्डिक्ट को छुपा दिया जाए।
ये बीजेपी का स्टाइल है। बीजेपी तो मतलब जैसे कहते हैं सूरज को पत्ते से छुपाना, तो बीजेपी तो वो कर सकती है, एक छोटे से पत्ते को लेके पूरे सूरज को छुपा सकती है। वो कोशिश है। महाराष्ट्र और झारखंड के बारे में अभी तो कुछ नहीं कहना चाहिए, परिणाम आ जाएगा 15 दिन बाद। मगर ये महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि इन दोनों चुनावों से एक तरह से मूड तय होगा अगले एक वर्ष के लिए भारत में। इसके बाद अगला बड़ा चुनाव हमारा बिहार का चुनाव है अक्टूबर में। तो एक वर्ष तक देश का मूड महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव से तय होगा। और मेरी उम्मीद है कि वहाँ बीजेपी जीतने में कामयाब नहीं होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में। भविष्यवाणी करना मेरा काम है नहीं, तो लेकिन साथ में डर भी है कि अगर बीजेपी सफल होती है तो फिर बीजेपी वापस अपने पुराने तेवर में आ जाएगी उसी तरह, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जीतने के बावजूद मोदी जी का गुब्बारा पिचक गया थोड़ा जी। तो उसकी वजह से देश में, भारत में जनमानस में एक थोड़ा संतोष रहा, एक थोड़ा खुलापन आया, और अपनी पॉलिसीज़ को पुश करने में मोदी जी ने भी थोड़ा सा पाँव खींचा। लेकिन अगर महाराष्ट्र झारखंड में कामयाब होते हैं तो दोबारा वही सब करना शुरू करेंगे। तो इसलिए एक चिंता भी है और एक आशा भी है। इंडिया में 20 करोड़ अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय रहते हैं। विश्व की दूसरा सबसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय की बसोबास रहने वाली देश है इंडिया। तो अगर इस तरह की राजनीति, जिस तरह से राजनीति हो रही है वहाँ पर, अगर इस तरह से आप कह रहे हैं एकदम से सीमांतकृत को जिस तरह से घृणा की राजनीति हो रही है, और वो लोग उनमें से कुछ एक लोग अगर गलत राह पर चले तो उसको तो हमारे जैसे बहुत सांस्कृतिक समाज को तो बहुत ही घाटा सहना पड़ेगा, हम लोग सभी को। तो ये हमारे यहाँ भी यही दिक्कतें हैं। हमारे यहाँ भी 5% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। तो ऐसे में आप लोग को डर लगता है कि नहीं? अब सामाजिक रूप से आप तो समाजशास्त्री है, राजनीति शास्त्री है, आप लोग इसमें आप खुद ही एक्टिवली इसमें काम कर रहे हैं, तो इस तरह की डिबेट होती है कि नहीं वहाँ पर? सिर्फ भारत नहीं, दुनिया भर का ये खतरा है। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था मेजॉरिटी के हित की रक्षा तो करती है, माइनॉरिटी के हित की रक्षा कैसे होगी, ये एक डेमोक्रेसी का बुनियादी सवाल है। और भारत में हिंदू मेजॉरिटी में है, मुसलमान नहीं है, लेकिन पड़ोस में बांग्लादेश में मुसलमान मेजॉरिटी में है, पाकिस्तान में मुसलमान मेजॉरिटी में, हिंदू नहीं है। और मैं देखता हूँ कि ये आरएसएस वाले, बीजेपी वाले बांग्लादेश के हिंदुओं को सुरक्षित करो, बिल्कुल ठीक बात है भाई, और उनके साथ अन्याय हुआ है बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ, क्रिश्चियंस के साथ और अहमदियों के साथ, सबके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप पड़ोस में तो कहें कि वहाँ आप अपनी माइनॉरिटीज़ की रक्षा करो और मैं अपने देश में माइनॉरिटीज़ को ख़त्म करूँगा? ये कैसी पाखंड है, कैसे राजनीति चल सकती है? एक ईमानदार लोकतांत्रिक राजनीति यही हो सकती है कि हर जगह हम माइनॉरिटीज़ के हित को संरक्षित करने का एक मैकेनिज्म बनाएं। श्रीलंका के तमिल, उनको अधिकार है, उनके हित की सुरक्षा हो। सब जगह मेजॉरिटी, लोकतंत्र में मेजॉरिटी के राज का मतलब ये नहीं है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी का राज होगा, है ना। एक पॉलिटिकल मेजॉरिटी का राज होगा जिसमें हर कम्युनिटी को हिस्सा लेने का संभावना है। वो लोकतंत्र की स्पिरिट है। ये नहीं कि जन्म में पैदा होते ही मैंने आँख खोली और देखा मैं तो माइनॉरिटी में पैदा हुआ हूँ, अब तो मेरी बात इस देश में सुनी नहीं जाएगी। फिर कैसे किसी का आस्था बचेगी माइनॉरिटी लोकतंत्र में? इसलिए ये एक सवाल है जिस पे पूरी दुनिया में चर्चा होनी चाहिए। अब ट्रंप भी तो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ बात करके जीते हैं चुनाव को, और एर्दोगान क्या कर रहे हैं, दुनिया भर में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो इस पे चर्चा होनी चाहिए, भारत में भी चर्चा होती है। हम सब लोग उन आंदोलनों का हिस्सा हैं जिनने कहा है कि अल्पसंख्यकों को, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई अल्पसंख्यकों को उनके एक न्यूनतम अधिकार जो भारत का संविधान देता है, उस संविधान के हिसाब से सुनिश्चित करने चाहिए। और वही एक ईमानदारी की राजनीति है, बाकी तो पाखंड है।
जब मैं हिंदी पट्टी में घूम रहा था चुनावी रिपोर्टिंग के लिए, तो सब लोग पूछ रहे थे कि अरे हम लोगों की तो रोटी बेटी की संबंध है, नेपाल क्यों ये चाइना की ओर गया, क्यों इतना चाइना क्यों इतनी ज़्यादा प्रभाव हो रहा है नेपाल में। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। आपको किसने कहा इस तरह की बातें? क्योंकि नहीं, ये टीवी में सारे दिखा रहे हैं, ये सो लोग बोल रहे हैं और तुम लोग तो पूरे चाइना को ले रहे हो अपने देश में। तो मैंने उन लोगों को कहा था नहीं, ऐसी बात नहीं है। जल स्रोत में जितने भी जल स्रोत की ठेका पट्टा है वो तो सभी इंडिया ले रहा है। कैसे कह रहे हो आप कि चाइना ले जा रहा है सब? तो इस तरह के भाष्य निर्माण किया जा रहा है इंडिया में, मुझे लगा। तो यह गलत भाष्य कैसे निर्माण हो कैसी रहा है वहाँ पर? तो मुझे कुछ, हाँ, मुझे आश्चर्य हुई इस तरह की नैरेशन वहाँ पर। नेपाल की राजनीति, इसकी आंतरिक चीज़ों को मैं इतना समझता नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ। और इसमें कोई ये तो हैरानी की बात नहीं है कि भारत में चीन को लेकर एक आशंका का भाव रहता है। 1962 के बाद से चीन के प्रति आशंका होना एक स्वाभाविक चीज़ है। और नेपाल के लिए भारत पड़ोसी है तो चीन भी पड़ोसी है। भारत से जिस तरह का सांस्कृतिक संबंध है वैसा चीन के साथ नहीं है, लेकिन जो और भारत के साथ जिस तरह का ओपन बॉर्डर है वैसा नहीं है, लेकिन चीन पड़ोसी है तो स्वाभाविक है नेपाल चीन और भारत दोनों से संबंध रखेगा। नेपाल से ये कहना कि आप इससे रखो उससे नहीं रखो, ये तो संभव नहीं है। लेकिन जो जनता के बीच में फीलिंग है, मैंने पहले भी कहा आपको कि एक साधारण भारतीय अब नेपाल के बारे में अपने लाइफ एक्सपीरियंस से नहीं देखता, वो मीडिया के चश्मे से देखता है और मीडिया उसको फॉरेन मिनिस्ट्री के चश्मे से दिखाता है ना। ये जो स्थिति आ गई है ये हमारे आपसी संबंध के लिए बहुत खतरनाक है और उसमें कुछ करने की ज़रूरत है। छोटा मीडिया ही हो पर कम से कम जो जनता की आवाज़ है, जो सही खबर है एक दूसरे के बारे में, क्योंकि फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ के चश्मे से देखना, चाहे वो नेपाली लोग देखें, चाहे वो भारत के लोग देखें, पाकिस्तान के लोग देखें, फॉरेन मिनिस्ट्री के चश्मे से एक दूसरे देश के लोगों को देखना, इससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ कोई नहीं हो सकती। क्योंकि मिनिस्ट्री तो बदल जाएगी, उनकी स्ट्रेटजी भी बदल जाएंगी, हमें तो एक दूसरे के साथ रहना है ना। इन लास्ट हम इतनी बात कर रहे हैं, इतनी संभावना, खतरनाक राजनीतिक बात कर रहे हैं, विश्व परिदृश्य क्या हो रही है, पॉलिटिक्स आपने बताई, ये सब चीज़ मुझे लगता है इतनी हमारे विश्व भर इतनी शैक्षणिक संस्था है, जो आप तो शिक्षा में भी काम कर चुके हैं, तो इतने पढ़े लिखे लोग निकल रहे हैं वहाँ पर, लाखों करोड़ों रुपए लोग, फिर भी विश्व में, जैसे हम आरएसएस की बात कर रहे हैं और दूसरी ट्रम्प की बात कर रहे हैं, फिर भी इतनी घृणा, इतनी अशांति, इतनी असंतुष्टि, इतनी इनसिक्योरिटी, इतनी लड़ाई झगड़ा, ये जनशक्ति, इतना शिक्षित जनशक्ति ऐसा कर क्यों रहा है? अभी ये लास्ट क्वेश्चन है। एजुकेशन होना और नॉलेज होना दो अलग अलग चीज़ें हैं जी। डिग्री होना और समझदारी होना, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। मैं कम से कम भारत में देखता हूँ, अमेरिका में एक अलग चीज़ है। अमेरिका में जो ज़्यादा यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे लोग हैं वो आमतौर पे ट्रंप को लेके शर्मिंदा होंगे, ट्रंप के विरोधी होंगे इत्यादि। भारत में मैं उल्टा देखता हूँ कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा घोर मोदी समर्थक होते हैं। चूँकि दरअसल डिग्री, यूनिवर्सिटी और ये सब संस्थाएं हमें ज्ञान नहीं देती, वो हमें ज्ञान, देखिए, एक तो आपको डिग्री मिली, शिक्षा मिली, आपको पढ़ना लिखना आ गया, बोलना आ गया, तो आपके हाथ में तलवार आ गई। तो एक तो शिक्षा का मतलब तलवार है। आप पहले केवल नाखून थे आपके उंगलियों में, आपके हाथ में चाकू और तलवार भी आ गया आप, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, शिक्षा का मतलब होता है कि वो आपके अंदर एक टॉर्च दे दे जिससे आप अपने अंदर देखें, ये तो मैं ठीक नहीं किया। दुर्भाग्यवश हमारी शिक्षा पहला काम कर रही है, दूसरा काम बिल्कुल नहीं कर रही। अपने भीतर एक टॉर्च देना, अपने भीतर पलट के देख सकना, ये तलवार या चाकू, देखिए उसी चाकू से आप सर्जरी भी कर सकते हैं
और उसी चाकू से आप किसी का कत्ल भी कर सकते हैं। चाकू तो मेरे हाथ में आ गया, लेकिन उस चाकू से मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, ये नहीं आया। उस लिहाज से आधुनिक शिक्षा बहुत सीमित अर्थों की शिक्षा है। वो हमें हमारे हाथ में चाकू दे रही है, लेकिन चाकू का इस्तेमाल करने का तरीका नहीं बता रही, उसका उद्देश्य नहीं बता रही है। और मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने कहा था ना, बिल्कुल शुरू में ही मैंने कहा था कि राजनीति में एक आपका सत्ता योग है, दूसरा उसका क्रांति योग है, तीसरा राजनीति का सहयोग है, चौथा मैंने कहा था राजनीति का ज्ञान योग है, और पांचवा है ध्यान योग। तो हमारा ज्ञान योग और ध्यान योग जो है वो एक तरह से हमारी शिक्षण व्यवस्था से बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है। शिक्षा हमें एक बेहतर इंसान नहीं बनाती है, बेहतर कैरियर दे सकती है, लेकिन बेहतर इंसान बनाने का काम हमारी शिक्षा पद्धति नहीं कर रही है। और हम लोगों को, और इस मायने में फिर हम आधुनिक शिक्षा के शिकार हैं। इसलिए हमें इस सब के लिए एक शिक्षा की गहरी राजनीति की ज़रूरत है, जो कि शिक्षा वास्तव में हमें कुछ अपने भीतर झांकने का मौका दे, अपने को अपने ही अंदर से कनेक्ट करने का मौका दे। ये बातें रिलीजियस लग रही होंगी, स्पिरिचुअल लग रही होंगी, अपोदीप भाव, लेकिन वो स्पिरिचुअल बातें बहुत सुंदर बातें हैं, बहुत ज़रूरी बातें हैं। और सबसे गहरी राजनीति मैं इसी को मानता हूँ, और वो हम सब लोग मिलके कर सकें, पूरा दक्षिण एशिया कर सके, भारतीय उपमहाद्वीप जिसको बोला जाता है वो कर सके। अपनी गहरी जो हमारे पास सांस्कृतिक विरासत है उसका हम इस्तेमाल एक दूसरे से झगड़ने की बजाय, दुनिया में अपना झंडा दिखाने की बजाय पूरी दुनिया तक ये सुंदर विचार जा सकें, वो सबसे अच्छी राजनीति। आपकी ये ज्ञान सबको काम लगे, जो सुन रहे हैं सुनेंगे। आपकी बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छा। हिमाल खबर, नेपालको विश्वसनीय डिजिटल पत्रिका।